तूने मेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा बनाया, बहुत टैलेंटेड है तू। तू जिस भी घर में जाएगी उनके पैसे ही बचाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर। अच्छा सुन, जैसे तूने मेरी शादी का लहंगा तैयार किया है वैसे ही ये सूट भी बना देना। शादी के बाद कुछ अच्छे सूट होने चाहिए ना, ताकि मैं उन्हें अपनी पहली रसोई या मेहमानों के सामने पहन कर जा सकूं। शीतल शादी का लहंगा लेकर कुछ सूट देकर चली जाती है। वो अब बहुत जल्द सिमरन का रिश्ता भी तय हो जाता है और सिमरन अपनी शादी का लहंगा खुद सिल रही है। और एक दिन उससे मिलने शीतल उसके घर आती है, जिसकी अब शादी हो चुकी थी। अरे वाह सिमरन, तू अपनी शादी का लहंगा खुद बना रही है। हाँ, वो लड़की वाले बहुत अमीर हैं, तो पापा के कहने पर उन्होंने लहंगा नहीं दिया है और मैं भी खुद अपने हाथ का लहंगा पहनना चाहती थी। तेरी शादी का लहंगा तो बहुत अच्छा है, ससुराल वालों के तो अब मजे ही मजे हैं। इतना बोल एक बार फिर सिमरन अपने काम पर लग जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और मंदिर के पास मंडप में जब बारात आती है तो बारातियों के कपड़े देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सुनिए जी, देखिए ना इन लोगों ने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। हाँ आशा, देख रहा हूँ, पर तुम घबराती क्यों हो? लड़के वालों को सब पता है। वो तो है, पर देखिए ना हमारी बेटी की जेठानी ने कितना अच्छा लहंगा पहना है और उसकी नंद ने गाउन और घर के आदमियों ने कोट पैंट और शेरवानी डाली है। यहाँ तक कि बच्चे की शेरवानी भी कितनी प्यारी लग रही है। सिमरन के ससुराल में हर किसी ने डिजाइनर कपड़े पहने थे। ये देख शीतल की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मंडप में दूल्हे के साथ बैठी सिमरन के कान में कहती है, सिमरन, मुझे लगा था कि तू सबसे अच्छे कपड़े बनाना जानती है, अपने ससुराल में जाकर तू छा जाएगी और सब तेरे हाथों का सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे, पर तेरे ससुराल वाले तो काफी महंगे डिजाइनर कपड़े पहन कर आए। लगता है किसी बड़े डिजाइनर से बनवाए हैं उन्होंने ये कपड़े। अब सिमरन भी परेशान हो जाती है। कुछ देर में शीतल खुद को रोक नहीं पाती और वो सिमरन की नंद काजल की गाउन की तारीफ करती है। आपका गाउन तो काफी अच्छा लग रहा है, किसी डिजाइनर के हाथों का बनाया है? ये किसी दूसरे डिजाइनर का नहीं, बल्कि मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ कपड़ा है। हमारे घर में हर कोई फैशन डिजाइनर है, भैया भाभी का खुद का बुटीक है और मेरा मौली, हमारे घर में हर कोई फैशन डिजाइनर है। बेटा, तुम सबने कौन सी दुकान से कपड़े लिए? दरअसल हमारे आसपास के किसी भी दुकानों में ऐसे कपड़े नहीं मिलते। मेरी भी बेटी की शादी होने वाली है, सोच रही थी कि ऐसे ही कुछ कपड़े पहनूं। आंटी जी, हम सब फैशन डिजाइनर हैं, हम अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हैं, हमें किसी मॉल या शॉप की जरूरत नहीं। सिमरन की तो सही जगह शादी हुई है, पूरा ससुराल ही फैशन डिजाइनर से भरा पड़ा है। इस तरह घर आए सभी मेहमान बारातियों के कपड़ों को देख काफी हैरान होते हैं और तारीफ करते हैं, जिसे देख सिमरन को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में सिमरन शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है, जहां वो सबको देख मन ही मन खुश होती है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, सब फैशन डिजाइनर है, मुझे भी सिलाई आती है करनी और यहाँ रहकर धीरे धीरे इनकी तरह सिलाई करना सीख जाऊंगी। इस तरह उसका गृह प्रवेश होता है और वो आराम करने जाती है। वैसे जब से सिमरन को यह पता चलता है कि उसका ससुराल फैशन डिजाइनर से भरा हुआ है, तो उसने अपने कुछ सपने बना लेती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए अपने हाथों का बनाया एक लाल अनारकली सूट पहनती है। तभी वहां रसोई में काजल आती है और अपनी भाभी के कपड़े देख हंसने लगती है। भाभी, कैसा बोरिंग सा सूट डाला है आपने। बाहर अगर ऐसे कपड़ों में खाना लेकर गई ना, हमारे घर के नौकर भी हंसने लगेंगे आप पर। मेरे साथ मेरे मॉल में चलो, मेरा खुद का एक छोटा सा मॉल है, वहाँ सारे मेरे कलेक्शंस हैं, आप उसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लेना। काजल सिमरन के कपड़ों का मजाक बनाकर उसे अपने मॉल में ले जाती है और उसके लिए खुद की एक एक डिजाइनर साड़ी निकालती है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये पहनकर अपनी पहली रसोई करना। काजल की बनाई साड़ी सच में काफी अच्छी थी, इसलिए सिमरन मना नहीं कर पाती और उसी को पहनकर अपनी पहली रसोई करती है, जहां खाने की वो सबसे बहुत तारीफ लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो खाली टाइम में मशीन पर सिलाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन, सिमरन, थोड़ी देर में माँ जी के कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छे कपड़े डाल लो। दीदी, मेरे पास तो थोड़े से ही कपड़े हैं, आप देखकर बता दो मैं क्या पहनूं। इतना बोलकर सिमरन अपने सारे कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है और उन कपड़ों को देखकर पूजा हंसने लगती है। ओह माय गॉड, इन्हें तुम कपड़े कहती हो? इतने गंदे कपड़े तुम्हारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। तुम रहने दो, तुम्हारे पास पहनने लायक कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे बुटीक चलो, मैं तुम्हें कुछ नया अपने हाथ का डिजाइन किया हुआ कलेक्शन दिखाती हूँ, उनमें से पहनना। इतना बोल पूजा सिमरन को अपने साथ अपने बुटीक में ले जाती है, जहां वो उसे कुछ कपड़े दिखाती है और एक लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप देते हुए कहती है, ये अच्छा है, तुम पर जचेगा, जब कल घर में मेहमान आएंगे तो तुम ये पहन लेना। अपनी जेठानी के कहने पर सिमरन अगले दिन अपनी जेठानी का दिया ड्रेस पहन कर आती है। ये मेरी छोटी बहू है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। और शोभा, तुम्हारी बहू ने ना सिर्फ खाना अच्छा बनाया बल्कि वो खुद भी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं।
कुछ देर में घर आए मेहमान वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कमरे में सिलाई कर रही थी सिमरन, तभी पीछे से अंकित आता है। सिमरन जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं मेरे कुछ दोस्तों से मिलने, इसलिए तुम अच्छे कपड़े पहन लो। मैंने अभी अभी अनारकली सूट सिला है, ये पहन लूं क्या? सिमरन तुमने ये कैसी थर्ड क्लास ड्रेस अपने लिए बनाई है, कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की, तुम मेरे साथ मेरे डिजाइनर रूम में चलो। इतना बोल अंकित सिमरन को अपने साथ अपने डिजाइनर रूम में ले जाता है, जहां काफी सारे वेस्टर्न ड्रेस बने हुए थे। उसमें से एक वेस्टर्न ड्रेस अंकित अपनी बीवी को पहनने को देता है। हाँ ये काफी अच्छा लग रहा है, तुम इसे ट्राई करो। इतना बोल अंकित वहां से चला जाता है। आंखों में आंसू लिए बेचारी सिमरन ड्रेस लेकर कमरे में जाकर पहनती है और रोने लगती है। तभी वहां शोभा आती है और अपनी बहू को इस तरह परेशान रोता देखकर उसे काफी बुरा लगता है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? माँ जी मैं आप लोगों की तरह ड्रेस बनाना कब सीख पाऊंगी? यहाँ सब कितनी अच्छी ड्रेस बनाते हैं, अब तक मैंने अपनी बनाई हुई ड्रेस नहीं पहनी। कभी नंद जी अपनी डिजाइन की ड्रेस दे देती है तो कभी जेठानी जी, और आज अंकित जी ने भी मुझे बता दिया कि मैं अच्छी ड्रेस नहीं सिलती। मुझे भी आप लोगों की तरह फैशन डिजाइनर बनना है। उदास सिमरन इतना बोलकर अंकित के साथ बाहर चली जाती है और वहां पर सब उसकी खूब तारीफ करते हैं, पर सिमरन को उदास देखकर शोभा को भी अच्छा नहीं लगता। समय गुजरता है और सिमरन काफी अच्छी तरह से घर संभालती है, साथ ही सिलाई भी करती है। एक दिन शोभा पवन उसके कमरे में आते हैं और उसके सिले कपड़े देखते हैं। बहू तुम बहुत अच्छी सिलाई जानती हो, बस तुम्हें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। तुम ये वीडियो देखो, यहाँ से तुम्हें काफी हेल्प मिलेगा। हम सब बहुत बिजी रहते हैं इसलिए तुम्हें बता नहीं पाते, पर शोभा जब भी फ्री रहेंगी वो तुम्हें सिखाया करेंगी। शोभा और पवन अपनी बहू का साथ देते हैं। समय बीतता है। कुछ दिन बाद शोभा और पवन अपनी शादी की सालगिरह पर घर में एक थीम पार्टी रखते हैं, जिसमें काफी सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है। बहू तुम्हारे पास 10 दिन है, इन 10 दिनों में तुम अपने साथ हमारे लिए भी कुछ फैंसी ड्रेस बनाना। इस सालगिरह हम सब तुम्हारे हाथों के कपड़े पहनना चाहते हैं। पर माँ जी आप सब फैशन डिजाइनर हैं, पर मैं, अगर तेरा ससुराल फैशन डिजाइनर से भरा हुआ है तो तू इस घर की बहू है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। शोभा की बात से सिमरन का हौसला बढ़ता है और इन 10 दिनों में सिमरन अपने और अपनी सास के लिए एक बहुत प्यारा गाउन बनाती है और अपने ससुर के लिए कोट पैंट, जिसे देख हॉल में इकट्ठा हुए सभी लोग कहते हैं, देवरानी जी तुमने थीम पार्टी के लिए ड्रेस बना ली, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हम सबकी इंसल्ट हो जाए। बहू तुम भी एकदम से कोई बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर नहीं बन गई, धीरे धीरे ही सीखा था तुमने भी। शोभा सिमरन का पूरा साथ देती है। देखते ही देखते पार्टी का दिन आता है और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में जब रेड कारपेट पर चल रही सिमरन अपने सास ससुर के साथ मेहमानों के बीच आती है तो पार्टी में आए सभी मेहमान उन सभी की ड्रेस देखकर दंग हो जाते हैं। शोभा हर बार की तरह सबसे अच्छी ड्रेस तुम्हारी है, पर इस बार तुम्हारी बहू ने बाजी मार ली। सालगिरह तुम्हारी और सबका ध्यान है तुम्हारी छोटी बहू की ड्रेस पर। मैंने तो सुना है कि वो गरीब घर से है, तुम्हारी तरह कोई फैशन डिजाइनर भी नहीं। तुमने खुद से ड्रेस बनाकर अपनी बहू को दिया है क्या? अरे बहन, भले ही मेरी बहू गरीब घर से है पर वो सिलाई जानती है। मैंने और विनोद जी ने तो बस उसकी मदद करी और देखो आज उसने मुझे ही पीछे छोड़ दिया। मुझसे भी बड़ी फैशन डिजाइनर बनने वाली है मेरी बहू। ये सब उसी का किया हुआ है, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की इन ड्रेस को बनाने में। घर आए मेहमानों को जब ये पता चलता है कि शोभा की बहू एक साधारण सिलाई करना जानती है और फिर भी उसने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई अपने लिए और सास ससुर के लिए, तो सब उसके पास जाकर उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। बहू जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उस दिन तुमने अच्छी ड्रेस पहनी थी, पर आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस पहनी है। मेरी बेटी भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, मैं उसे तुम्हारे ही पास भेजूंगी। ओ बहू तुमने तो अपने ससुराल वालों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह उस दिन सिमरन पार्टी में सबकी अटेंशन पाती है और काफी खुश होती है। तो वहीं ये देख बाकी घर वालों को एहसास होता है कि रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में नहीं पता था कि ये राशन का इस्तेमाल मुझे आप लोगों से पूछ कर करना पड़ेगा। ध्यान रहे भाभी, आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, और इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हारे बाप ने यहाँ पर राशन नहीं भरवाया जिसे तुम बेफिक्री से इस्तेमाल कर रही हो। सही कहा, आगे से ध्यान रखना। राशन वाला ससुराल मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठाकर बना लिया। जया और हिमांशी दोनों मिलजुल कर सुनिधि को डांट रही थी। सुनिधि उनके घर की बहू थी, जया एक अमीर औरत थी। वहीं सुनिधि को उसका बेटा अपनी पसंद से शादी करके लेकर आया था। सुनिधि गरीब परिवार की लड़की थी और इसी वजह से जया और हिमांशी उसे नापसंद करती थी। दोनों माँ बेटी सुनिधि को डांट कर चली गईं, जिसके बाद
मेरी सास और मेरी ननद को ये मुझसे क्या दिक्कत है। पूरा फ्रिज सामान से भरा हुआ है, सारी रसोई राशन से भरी रहती है, लेकिन अगर मैं एक भी चीज को हाथ लगा दूं तो ये लोग ऐसे गुस्सा करने लगते हैं जैसे मैंने ना जाने क्या गुनाह कर दिया। मैंने बस मटर पनीर ही बनाने के लिए तो लिया था, उसमें इतना सुनाने जैसा क्या था। मुझे आज भी याद है मेरे मायके के दिन की, कैसे मैं दाने दाने को तरसती थी, लेकिन जब मुझे वो चीज नसीब होती थी तो उसकी खुशी भी अलग ही होती थी। ऐसे ही खुद से बोलते बोलते सुनिधि अपने मायके के दिनों में खो गई। माँ जरा देखो तो बगल वाले घर से कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। खुशबू तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ महंगी चीज ही बन रही होगी। आखिर वो लोग अमीर जो ठहरे, पूरा घर राशन से भरा हुआ होगा उनका। सही कहा माँ आपने, इस दुनिया में सब कुछ बस अमीरों का ही है। सुनिधि ऐसे बोलकर उदास होती हुई अंदर आ गई। उसकी माँ भी उदास थी। दोनों माँ बेटी मुंह सिले मन ही मन अपने हालातों को कोस रही थी, क्योंकि उनके घर में खाने को एक दाना तक नहीं था कि तभी सुनिधि का बाप हाथ में कुछ सब्जियों और आटे को लेकर आया। अरे वाह, बाबा आ गए। बाबा आ गए आप? बाबा ये आपके हाथों में क्या है? ये थोड़ा घर का राशन है। हाँ, वो ये मेरे किसी दोस्त को गांव जाना था तो उसने मुझे कहा कि तुम इन्हें ले जाओ वरना ये चीज खराब हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत सही हो गया, इसी बहाने घर में राशन आ गया। सुनिधि ऐसे बोलकर तुरंत चूल्हे पर चढ़ गई और खाना बनाना शुरू कर दिया। अनिल जी सच सच बताना, ये राशन आपके दोस्त ने दिया है? क्यों लाए आप इतना राशन? अब उधारी और बढ़ गई होगी। बढ़ने दो, पेट भरवाने वाला भगवान है। मेरी बेटी को ऐसे भूखा देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और कितनी चीजों को वो हमारी वजह से मारेगी ममता। अनिल ऐसे ही ममता को समझाने लगा। कुछ देर के बाद ही सुनिधि खाना बनाकर ले आई, जिसको पूरे परिवार ने साथ बैठकर काफी मजे से खाया। मेरे बाबा मुझे खुश करने को खुद कर्जदार हो जाते थे। अब समझ में आता है मुझे, इतने बड़े घर में खाने की कमी तो नहीं है, लेकिन यहाँ माँ बाबा जैसे प्यार की कमी बहुत है। सुनिधि ऐसे ही बोलते हुए रसोई से आ गई। उसकी सास ऐसी ही थी। वैसे तो सुनिधि का ससुराल राशन से भरा हुआ था, लेकिन वहां वो खुशी नहीं थी जो उसे मायके से मिलती थी। ऐसे ही आज के दिन सुनिधि खाना बना रही थी। चलो पनीर तो बन गया, अब जल्दी से चावल पुलाव और हलवा और बना लूं तो सारा काम हो जाएगा। माँ ने पुलाव बनाने को बोला है और यहाँ कितने तरह के चावल रखे हैं। बासमती चावल, कच्ची बासमती, ब्राउन राइस भी हैं। इनमें से आज कौन से वाले चावल पकाऊं? पुलाव तो बासमती से अच्छा बनेगा, यही ले लेती हूँ। वाह क्या ससुराल है मेरा, सिर्फ चावल बनाने के भी कितने ऑप्शन हैं। रसोई में सब मिल जाता है, घर का गोदाम है, और एक तरफ मेरा मायका था जहाँ दाने दाने की किल्लत रहती थी। माँ ना आटा है ना कुछ और, आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, तेरे बाबा बोल कर गए थे कि मकान मालिक से पैसे लाएंगे तो बस ला ही रहे होंगे। अच्छा लो माँ, बाबा आ गए। बाबा पैसे लाए? अगर ले आए हो तो मुझे दे दो, मैं दुकान से दाल और आटा ले आऊंगी। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं मिल पाए, आज बस पानी ही पीकर सो जाओ। अनिल ऐसे बोलकर खाट पर मुंह गाड़ कर लेट गया। दोनों माँ बेटी बस एक दूसरे का मुंह देखती रहीं और फिर वो दोनों भी एक एक गिलास पानी पीकर सो गईं। कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं उन दिनों को जब मेरी प्लेट खाली रह जाती थी और आज मैं 56 भोग खा रही हूँ। सुनिधि ने ऐसे ही इमोशनल होते हुए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने उसे टेबल पर लगा दिया और वो भी सभी के साथ खाना खाने को बैठ गई। लेकिन उसकी सास और ननद इतनी अच्छी नहीं थी जो वो उसे सुकून से खाना भी खाने देती। जैसे ही सुनिधि ने पनीर लेने को हाथ किया तो ममता ने डिश को उठा ली और सारे पनीर के टुकड़े अपनी प्लेट में निकाल कर आलू की सब्जी को सुनिधि को पास कर दिया। इसमें तो एक भी पनीर का टुकड़ा नहीं बचा। देख क्या रही है, सब्जी निकाल और खा जल्दी जल्दी, फिर बाकी भी काम है। माँ जी तो मुझे खाना भी ठीक से नहीं खाने देती है, जैसे तीर की सी निगाह इन्होंने मेरे ऊपर जमाई हुई है। उसे देखकर तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। सुनिधि को जया घूरे जा रही थी, जिसकी वजह से सुनिधि से ठीक से खाना भी नहीं खाया गया और वो आधा अधूरा ही पेट भर कर टेबल से उठ गई। हर रोज अब ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुनिधि के ससुराल में तो किचन, कमरों, गैलरी, हॉल में राशन भर भर कर रखा रहता था, लेकिन वो उसे हाथ भी लगाने से डरती थी। एक दिन सुनिधि को काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उसने एक गिलास दूध ले लिया। लेकिन उसे दूध लेते हुए उसकी ननद हिमांशी ने देख लिया और उसने इस बारे में जया से शिकायत कर दी। अरे ओ अंबानी की औलाद कैसे जग भर कर दूध पी रही है। माँ जी मैंने जग भर कर नहीं, बस एक गिलास भर कर दूध लिया। मुझे चक्कर सा आ रहा था तो सोचा थोड़ा सा पी लूं, ताकत आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारे मायके में भी कमजोरी महसूस होने पर तुम ऐसे ही दूध पीती थी?
माँ, इनके ना पंख निकल आए हैं इस राशन से भरे ससुराल में आकर। आप इनके पंखों को ना काट दो। आज रात को इन्हें इस गलती की वजह से खाना ना दो। सही बोल रही है हिमांशी तू, अब जैसे को तैसा ही करना पड़ेगा। हिमांशी बेचारी अपनी सास और ननद की बात को बस खामोशी से सुनती रही। आज के दिन उसे खाना भी नहीं मिला। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोज रोज के अपनी सास और ननद के टॉर्चर की वजह से सुनिधि खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और इसी कमजोरी की वजह से एक दिन वो रसोई में खाना बनाते वक्त बेहोश हो गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और सुनिधि का पति भी आ गया। जहां डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? अभी तक तो सही थी, अचानक से। देखिए विहान जी, आपकी पत्नी एक्सट्रीमली वीक हो चुकी है। ये बिल्कुल एक खाली लिफाफे की तरह है जो बाहर से तो देख रही है लेकिन अंदर इनके कुछ भी नहीं है। ये ठीक से खाना न खाने और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है। देखिए, मैंने दवाइयां दे दी हैं लेकिन सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होगा। आपको इनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा, नहीं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अच्छा, ठीक से ना खाना और टेंशन। मेरे घर में तो सब है, पूरा घर राशन से भरा हुआ है, फिर सुनिधि की इतनी खराब हालत कैसे हो गई? विहान डॉक्टर के शब्द सुनकर कंफ्यूज था। जब डॉक्टर चला गया और सुनिधि को भी होश आ गया, तब विहान सुनिधि के लिए फ्रूट सैलेड लाया और हिमांशी और जया के सामने उसे खिलाने लगा। ये लो, फ्रूट सैलेड खाओ। मैं जानता हूँ तुम घर के काम के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खाती हो, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। ये लो, खाओ। पूरा घर तुम्हारा है, पूरा घर राशन से भरा है, फिर भी ऐसी लापरवाही। नहीं खाना है मुझे विहान जी, ये सब आप खा लो। नहीं तो फिर ये मुझे मेरे गरीब मायके का ताना देंगे। क्या बोल रही हो सुनिधि? कौन ताने देगा? ये सुनिधि ने डर में विहान को अपनी सास और ननद का खुद पर सारा टॉर्चर सुना दिया। उसे सुनने के बाद विहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी माँ और बहन पर बरस गया। क्यों माँ, क्यों? और तू हिमांशी, क्यों किया आपने सुनिधि के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उसने? गरीब घर से होना कोई पाप है? आज तक मैं अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छा समझता आया था, लेकिन आज पता चला कि ये राशन जो है मेरे पैसों का है। समझ आया आप लोगों को? और अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी पत्नी को अब आपके बीच में ऐसे नहीं पिसने दूंगा। मैं जा रहा हूँ सुनिधि को यहाँ से लेकर। आप राशन को लेकर ही उसे ताने देती थी ना, अब रहिए इस राशन वाले घर में, आप और आपकी ये बेटी। नहीं बेटा विहान, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरा राजा बेटा है। तू जानता है कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है। ऐसे मत बोल। मैं वादा करती हूँ आज के बाद तेरी पत्नी को कभी नहीं सताऊंगी। बिल्कुल बेटी बनाकर रखूंगी मैं इसे, बस तू कहीं मत जा। जया अपने लाडले बेटे को खोने से डरती थी, जिसके लिए वो रो पड़ी। बस फिर क्या था, विहान ने अपनी माँ के भी आंसुओं को साफ किया और सुनिधि के बारे में उसे समझाया। जया ने उसी दिन सुनिधि को दिल से अपना लिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।